प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए आज क्लास 12 का बायोलॉजी का दूसरा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले पहला चैप्टर जीवों में जनन बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, 12th बोर्ड एग्जाम 2024 बायोलॉजी। ठीक है, दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, 2013 में प्रश्न पूछा गया था, कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसे कूट फल कहते हैं, जैसे नाशपाती, सेब। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा था कूट फल के बारे में उदाहरण, तो क्या हो जाएगा नाशपाती, सेब इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यानी दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है बैगिंग बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीकी क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैगिंग बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना एक कृत्रिम संकरीकरण विधि है। फल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख विपुतिशीत पुष्पी को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रकार को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। ठीक है, तो बोरा वस्त्रावरण के बारे में समझिए। तो अगला यानी तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है विपुंसक से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीकी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न 2013 में पूछा गया था, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का, यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, ठीक है, तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कालिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है, इस चरण को विपुंसक कहा जाता है। ठीक है, विपुंसक के बारे में पूछा तो इसका हो गया इतना तक डिफिनेशन। इसका आगे और होगा, तो और आगे समझिए। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है। ठीक है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। ठीक है, इस प्रक्रम को बैगिंग कहते हैं। यह तकनीकी बढ़िया किस्म के पादप प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से व्यापारिक पादप पुष्प उत्पादन करने वाले लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। ठीक है, ये व्यापारियों के द्वारा अपनाई जा रही है। ठीक है, बैगिंग। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। तो चौथा नंबर प्रश्न है एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? ठीक है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल को रचना करता है? ठीक है, इसमें प्रश्न पूछ दिया।
कि फूल का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुछ प्रजातियों में जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। ठीक है, इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। ठीक है, अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक फल का डिफिनेशन हो गया। अगला यानी 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां में कह रहा है निम्नलिखित की परिभाषा लिखे। ठीक है, परिभाषा लिखने के लिए कह रहा है। तो पहला में है स्वपरागण। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछ दिया स्वपरागण, इसका डिफिनेशन पूछ रहा है। तो यदि एक फूल के पराग कोश से निकलने पराग कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तब इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण का डिफिनेशन हो गया। दूसरा में पूछा है परपरागण। ठीक है, पहला था स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। समझिए, जब किसी पौधे के पराग कोश से निकलने पराग कण उसी स्पीशीज के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार 12th एग्जाम यानी बायोलॉजी के विषय में पूछा गया है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6ठा नंबर, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। ये 2017 में पूछा गया है फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, द्विनिषेचन के बारे में। तो इसका उत्तर समझ लीजिए। उत्तर हो जाएगा प्रत्येक पराग कण में 2 पुयुग्मक होते हैं। ये बीजांड द्वार से भ्रूण कोश तक पहुंचते हैं। ठीक है, प्रत्येक पराग कण में 2 पुयुग्मक होते हैं। ये बीजांड द्वार से भ्रूण कोश तक पहुंचते हैं। पुयुग्मकों में से एक अंड के या साथ संलयित होकर युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, इसके आगे है इसे युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। दूसरा, पुयुग्मक द्विगुणित केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ठीक है, जिसे त्रिस्लयन कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 डिफिनेशन हो गया। त्रिस्लयन भी पूछ देगा तो इसका डिफिनेशन इसमें बता दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। इस प्रकार एक भ्रूण कोश में 2 लैंगिक संलयन संपन्न होते हैं। इस घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग का 6ठा नंबर प्रश्न कंप्लीट करा दिए। अगला यानी 7वां नंबर प्रश्न है मोनोकार्पिक फलों को लिखे। ठीक है, 2013 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पोल से होता है मोनोकार्पिक फल कहलाता है। ठीक है, मोनोकार्पिक फल के बारे में लिखने के लिए कह रहा था, तो इसका डिफिनेशन दे दिए। ठीक है, अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न इस चैप्टर का। 8वां नंबर प्रश्न है पूर्वता से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ बताइए। ठीक है, 2013 में भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर समझिए। उत्तर हो जाएगा पूर्वता द्विलिंगी पुष्पों में परपरागण के लिए एक स्थिति है। ठीक है, जिसमें नर जनन भाग एथर मादा भाग सिस्टगमा से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकणों को मुक्त कर स्वपरागण को उत्साहित करता है। इसका लाभ क्या हो जाएगा, तो द्विलिंगी पुष्पों में स्वनिषेचन को रोककर भिन्नता उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका लाभ हो गया कि द्विलिंगी पुष्पों में स्वनिषेचन को रोककर भिन्नता उत्पन्न करता है। अगला यानी इस चैप्टर का 9वां नंबर प्रश्न है वायु परागण क्या है। वायु परागित पुष्प के गुण का
सुधारण वर्णन करें। ठीक है, 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो वायु परागन के बारे में पूछ रहा है डिफिनेशन, और इसको सुधारण वर्णन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु परागन का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार के परागन में हवा के झोंकों के साथ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। ठीक है, वायु परागित पुष्पों में आकर्षक मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए फूलों में असंख्य परागकण बनते हैं। इसका विशेषता हो जाएगा पहला में, ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं। ठीक है, ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं। दूसरा में मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। ठीक है, तीसरा में बोल रहा है ये प्रायः छोटे होते हैं। ठीक है, चौथा है परागकणों की संख्या अनगिनत होते हैं। ठीक है, पांचवा है वायु परागित पौधे में मक्का, चावल, गेहूं, घास, गन्ना, ताड़ इत्यादि उदाहरण है। वायु परागित पौधे का उदाहरण है। ठीक है, अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है एकल संकरण एवं द्विसंकरण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, एकल संकरण और द्विसंकरण में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। 2016 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक संकरण क्रॉस। ठीक है, जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण करवाया जाता है तो इसे संकरण क्रॉस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है द्विसंकरण क्रॉस, जब दो विपरीत पौधे के बीच अलग लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो गया, दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिए, अंतर हो गया। ठीक है, अगला यानी 11वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। ठीक है, 2009 में प्रश्न पूछा गया है। 11वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुछ फूलों में परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है जिसे वायु परागन कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागन होता है वायु परागित पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन। ठीक है, फर्स्ट में है ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। तीसरा, ये पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन और आकर्षकहीन होते हैं। ठीक है, आकर्षकहीन होते हैं। तीसरा हो गया। चौथा है ये पुष्प हल्के तथा प्राय चिकने होते हैं। ठीक है, तो आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का समाप्त हो गया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, आप लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करा दिया गया है। दूसरा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कभी कंप्लीट हो गया था और सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। तो पहला चैप्टर का नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, सारे विषय का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। 2024 एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो हमारा वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।